अगड़ी जाति शुरू से पिछड़ी जातियों के ऊपर शासन करते आए हैं और हम लोग शोषित और शासित होते रहे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जनगणना में कहीं ना कहीं सफाई से काम नहीं हुआ है। वैश्य समाज को पीछे धकेलने के लिए कहीं ना कहीं साजिश किया गया। मांग करूंगा बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से कि इस जनगणना की कॉपी को प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर सबको सार्वजनिक कर दें। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में जातीय जनगणना करा करके उसका रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसके बाद विभिन्न जातियों को अलग अलग श्रेणी में रख के उसका एक आंकड़ा दिया गया, तुम इतने परसेंट और तुम इतने परसेंट। इसके बाद से ही बिहार के साथ साथ तमाम देश भर में सियासत काफी गर्म है, चर्चाएं काफी गर्म है। हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उन्होंने भी अपने राज्य में जातीय जनगणना कराने का निर्देश दिया, तो वही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी जातीय जनगणना की सिफारिश कर दी। इसके बाद से लग रहा है कि अब क्या वाकई में कास्ट फैक्टर जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम होगा। इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो लोग हैं वो अपनी अपनी जातियों का आंकड़ा लेकर के शायद नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके हिसाब से कुछ जातियों को इसलिए बांटा गया है ताकि वोट का परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं उनके आने वाले भविष्य के साथ कुछ गड़बड़ हो सके। चलिए इसी पे हम बात करेंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक नारा दिया गया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन वही अब कौन 10% में आएगा और कौन 90% में आएगा, सबका आंकड़ा अब पहले से तय कर दिया गया है कि आप 2%, आप 3%, हम 14% और ये 16%। क्या लग रहा है कि बिहार सरकार के जातीय जनगणना के बाद कुछ होगा 2024 लोकसभा चुनाव में? बात करेंगे। साहु गोपाल भारती जी हैं, सबसे पहले इन्हीं से पूछते हैं कि इनका जात क्या है, किस जात के हैं आप? देखिए, मैं तो पहले वैश्य हूं, उसके बाद कोई पार्टी हूं। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन जायसवाल जी माननीय विधायक हैं। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरिशंघी जी पूर्व सांसद हैं। यानी हम वैश्य समाज के तीनों पदाधिकारी 3 जातियों में हैं, और यहाँ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जी हैं जो चौथी जाति से आते हैं। इसलिए मैं जाति वैश्य हूं। अब उप जाति में मैं तेली समाज से आता हूं। आपका जो मुद्दा है कि जनगणना, हम श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी तब उन्होंने फैसला लिया था कि बिहार में हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उनके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जनगणना के साथ जो कोई त्रुटि के स्वर विभिन्न राजनीतिक दलों में, विभिन्न जातीय संगठनों में जब आ रहा है, तो मैं मांग करूंगा बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से कि इस जनगणना की कॉपी को प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर सबको सार्वजनिक कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपके जनगणना में कोई त्रुटि नहीं है तो प्रखंड स्तर में लोग जाकर देख लेगा कि तेली की कितनी आबादी है, कानू की कितनी आबादी है, कलवार की कितनी आबादी है, लोहार की कितनी आबादी, सभी जातियां सब सामने आ जाएगा। त्रुटि होगी उसमें सुधार कीजिएगा, त्रुटि नहीं होगी सब कुछ को मानने के लिए तैयार होगा। इसलिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि इस त्रुटिपूर्ण जो आरोप लग रहा है उस आरोप से बचने के लिए आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उस बैठक को जनगणना को सार्वजनिक पोर्टल पर कर दीजिए। सभी लोग अपने अपने गांव का अपना अपना नाम देख लेगा। सही होगा तो आप जय जय हो जाइएगा, गलत होगा तो आपको सुधार करना पड़ेगा। चलिए, और भी वक्ता है, उनसे भी हम बात करते हैं। जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया है, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में यह काफी अहम फैक्टर रहेगा? क्योंकि लोग अब जात खेल रहे हैं, नेता लोग भी अब जाति को लेकर के काफी एक्टिव हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री कितना, जनरल कितना, तो अब क्या लग रहा है कि जाति ही के नाम पे अब चुनाव में वोट लिया जाएगा? जातीय जनगणना से जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके अंदर एक नया उमंग, या यूं कहें कि एक सोच आया है कि हिंदुस्तान में या बिहार में पहले से
अगर हम देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हम देखते आ रहे हैं कि इस देश में मुख्यमंत्री कौन होता था, प्रधानमंत्री कौन होता था और विधायक कौन होते थे, मंत्री कौन होते थे। क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता नहीं थी, हम पीछे पीछे चलने वाले जातियां थे, गरीबी थी, अशिक्षा थी, बहुत सारी कमियां थी। लेकिन जैसे जैसे देश का विकास होते गया, अन्य बड़े जातियों के साथ साथ पिछड़ी जातियों का भी विकास होते गया और उनमें जो शिक्षा की ललक जगी, उनके बच्चे पढ़ने लगे, जानने लगे। और आज यह अहम मांग है पूरे हिंदुस्तान में कि जातियों की गणना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनके बच्चे कितने गरीब हैं, उनमें कितना शिक्षा है, उनमें कितनी नौकरियां हैं, तब तक सरकार उनके लिए कोई काम करने के लिए नहीं बना सकती। आपको लगता है कि जात गिनना सही है और चुनाव में काम काम करेगा? हाँ, अब जो बिल्कुल सही है जात चुनना। अगर जात चुनना सही नहीं होता तो आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में के सेक्रेटेरिएट में, बिहार के सेक्रेटेरिएट में जो सचिव स्तर के लोग हैं कितने हैं और उनमें किन जातियों की कितनी संख्या है। आपने कहा कि 2%, 4%, तो ये जो 85-10, 85-15 या 90-10 की बात जो चल रही है, इसके साथ साथ इसमें दो और चीजें हैं। इसे बांटा गया है बैकवर्ड यानी पिछड़ी जातियों में और अग्री जातियों में। अग्री जाति शुरू से पिछड़ी जातियों के ऊपर शासन करते आए हैं और हम लोग शोषित और शासित होते रहे। मंडल कमीशन के बाद पिछड़ी जातियों में एक जागरण आया, पिछड़ी जाति के लोग जागृत हुए और तब ये जातीय का जो आरक्षण मिला, उस आरक्षण में भी गड़बड़ी हुई। तो केंद्र सरकार ने जो रोहिणी आयोग भी एक बनाया था कि रोहिणी आयोग में यह हो कि पिछड़ी जातियों में जो सबल जातियां हैं, सारी सुविधाएं उनको तो नहीं प्राप्त हो जाती है और जो बहुत नीचे तबके की जातियां हैं उनको तो नहीं मिल रहा है। तो ये भी होनी चाहिए कि एक ही जाति के लोग, बैकवर्ड में भी एक ही जाति के लोग सब सुविधा प्राप्त नहीं करें। जो पिछड़ी जाति में किन किन को नहीं मिला उनको भी मिलना चाहिए। ये भी एक समस्या है। इसलिए जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना पर अपना राजनीति होते रहती है। आज से नहीं, बीपीसी के समय से भी मंडल आयोग 10 में 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सब लोहिया जी से लेके कर्पूरी ठाकुर जी से लेके सब लोगों ने इसकी राजनीति की। चलिए, तो आखिर में ये रहेगा कि आप किस जाति से आते हैं? अरे जाति तो मेरा कलवार है, लेकिन मैं वैश्य भी हूँ। जातीय कलवार वैश्य एक पूरे समूह है वैश्य की, जिसमें अनेक जातियां हैं, अलग अलग कार्य के आधार पर, काम के आधार पर उनको बांट दिया गया है ना। जैसे जो केस काटने का काम किया उसको नाई कह दिया गया, जो ये मिठाई बनाने का काम किया वो हलवाई हो गया। विभिन्न जातियों में बांटा गया है, अब चुनाव में ये काम करेगा। और जो जिस प्रकार उन्होंने अपना अपना व्यापार किया, उस आधार पर उनको जाति का नाम दे दिया गया। जो तेल पेरने का काम किया उनको तेली कह दिया गया, है ना। तो इस तरह हुआ, लेकिन मूल में सभी वैश्य ही हैं हम लोग, है ना। और ये वैश्य में है, और क्योंकि ये भी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसकी ही एक चाल है कि ये लोग एक नहीं रहे, अलग अलग हो जाए, और इसलिए अलग अलग जातियों में इन्हें बांट दिया गया। जो आज हमें एकता के लिए संघर्ष, ये मीटिंग करनी पड़ रही है। चलिए, 2024 लोकसभा चुनाव है और जातीय जनगणना को लेकर के अब देश में भी आवाज उठ रही है कि जनगणना कराई जाए। क्या है आपका राय इस पे? जातीय जनगणना नीतीश जी के द्वारा कराया गया, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक विरोध दर्ज कराएंगे हम
कि जातीय जनगणना में कहीं ना कहीं सफाई से काम नहीं हुआ है। वैश्य समाज को पीछे धकेलने के लिए कहीं ना कहीं साजिश किया गया है। साजिश इस बात का है कि टुकड़ों में बांट करके उपजाति का गणना किया गया है। हम सरकार से मांग करेंगे कि वैश्य की जो उपजाति को विभिन्न टुकड़ों में बांट करके जो जनगणना कराया गया है उसको एकीकृत करके घोषणा करे सरकार की वैश्य की प्रतिशत पूरे बिहार में कितना है। आप फेवर में है जातीय जनगणना के? जातीय जनगणना के हम पक्ष में हैं, इसका हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन साजिश का हम विरोध करते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं साजिश की है। किसी को 18, किसी को 14 और हम लोगों को 1.5%, 2%, आधा % में बांट दिया गया है, जबकि बिहार में वैश्य की संख्या 22% है। सरकार फिर से वैश्य की उपजातियों को इकट्ठा करके घोषणा करे, हम सरकार से यही मांग करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई गई, उसके बाद से तमाम लोग अपनी अपनी राय को रख रहे हैं क्या कुछ होगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो सामने है और पूरे देश में अब जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। देखना होगा कि जात गिनने से क्या वाकई में भारत का विकास होगा या फिर मोदी फैक्टर काम करेगा। आने वाले चुनाव में हमें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। धन्यवाद।